नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में कंप्लीट लुसेंट जीके कवर कर रहे हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगर देखें तो टॉपिक है यादव वंश। ठीक है, तो यादव वंश को हम लोग पढ़ेंगे और उसके आगे जो भी वंश आएंगे उसके बारे में साथ में पढ़ते चलेंगे। तो अगर हम यादव वंश की बात करें, ठीक है, तो यादव वंश की अगर हम बात करें तो जो देवगिरी के यादव वंश की स्थापना भीलम पंचम ने की। ठीक है, तो जो देवगिरी के यादव वंश था, कहाँ का, देवगिरी का, तो अगर उसके बारे में जब भी आपसे पूछा जाए कि उसका स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो भीलम पंचम ने किया। किसने किया? भीलम पंचम ने किया। इसकी अगर हम राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी कहाँ पे था, तो इसका राजधानी देवगिरी था। इस वंश में सबसे प्रतापी राजा की अगर हम बात करें कि ये जो वंश था इसमें सबसे प्रतापी राजा की अगर बात करें तो कौन थे? सिन्हन। ठीक है, सिन्हन थे, जो कि 1210 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक ये थे। ठीक है, तो इस वंश में सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? तो सिन्हन हुए, जो कि 1210 से 1246 ईस्वी तक थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि इस वंश का अगर हम अंतिम स्वतंत्र शासक की बात करें तो वो कौन थे? रामचंद्र थे। ठीक है, कौन थे? रामचंद्र। तो अगर यादव वंश की बात करें कि अंतिम स्वतंत्र शासक कौन थे, तो वो रामचंद्र थे, जिसने क्या किया कि अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। क्या किया उन्होंने कि जो अलाउद्दीन का सेनापति जिसका नाम क्या था, तो मलिक काफूर, क्या नाम था? मलिक काफूर। उसके सामने उन्होंने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये था यादव वंश। उम्मीद करते हैं यादव वंश से के बारे में समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से यही सवाल पूछा जाएगा कि इसका स्थापना किसने किया। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ पे था। ठीक है, सबसे प्रतापी राजा का भी नाम यहाँ पे दे दिया गया कि कब से कब था। उसके अलावा अंतिम अगर स्वतंत्र शासक पूछेगा तो रामचंद्र रखिएगा, और जिसने किसके सामने आत्मसमर्पण किया, तो अलाउद्दीन का जो सेनापति था, क्या नाम था? मलिक काफूर, उसके सामने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है होयसल वंश। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट क्या दिया गया? होयसल वंश। तो चलिए अब होयसल वंश के बारे में बात करते हैं। तो होयसल वंश की अगर हम बात करें तो द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना की अगर बात करें तो किसने किया था? तो विष्णुवर्धन ने। तो जो द्वार समुद्र, ठीक है, क्या यहाँ पे याद रखिएगा कि द्वार समुद्र के जो होयसल वंश थे, ठीक है, द्वार समुद्र, तो उसका स्थापना अगर जब भी पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है विष्णुवर्धन ने। किसने किया? विष्णुवर्धन ने किया था। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा है, और ये जो होयसल वंश है ये किसका शाखा है? तो जो यादव वंश के बारे में अभी हमने पढ़ा उसका ही ये क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है। बेलूर में चेना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। ठीक है, तो बेलूर नामक जगह था जहाँ पे क्या क्या किया गया कि चेना केशव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो विष्णुवर्धन ने किया था। कब किया था? 1117 ईस्वी में किया था। होयसल वंश का अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो बलाल तृतीय था। कौन था? तो वीर बलाल तृतीय, जो कि होयसल वंश का अंतिम शासक था, जिससे मलिक काफूर ने हराया। और उसको किसने हराया? तो मलिक काफूर ने उसको हराया था। ठीक है, होयसल वंश की अगर राजधानी की बात करें, ठीक है, किसकी राजधानी, तो अगर इसकी राजधानी की बात करें तो द्वार समुद्र, जिसे अगर हम आधुनिक बात करें तो आधुनिक हलेबीड। ठीक है, आधुनिक जो हलेबीड है तो वो क्या हुआ करता था? होयसल वंश का राजधानी हुआ करता था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट दिया गया कदम्ब वंश। कौन सा वंश? कदम्ब वंश। तो कदम्ब वंश के बारे में आपसे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ पूछ लिया जाएगा कि जो कदम्ब वंश की स्थापना के बारे में पूछ लिया जाएगा कि मयूर शर्मन ने किया था। किसने किया था? तो मयूर शर्मन ने कदम्ब वंश की स्थापना किया था। और इसका राजधानी पूछ लिया जाएगा तो बनवासी था। कहाँ पे था? बनवासी इसका राजधानी था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है? गंगा वंश। ठीक है, गंगा वंश की अगर हम बात करें, सॉरी गंगवंश है, गंगा नहीं है। ठीक है, गंगवंश। तो गंगवंश की बात करें तो गंगवंश संस्थापक की अगर हम बात करें कि गंगवंश संस्थापक कौन थे, तो बर्जहस्त पंचम थे। जो बर्जहस्त पंचम थे वो कौन थे? गंगवंश संस्थापक, यानी कि गंगवंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट अगर देखें आगे अगला पॉइंट क्या दिया गया, तो दिया गया कि अभिलेखों के अनुसार गंगवंश के प्रथम शासक कौन थे? तो कोंकणी वर्मा थे। जो कोंकणी वर्मा थे वो कौन थे? तो गंगवंश के प्रथम शासक थे। ऐसा किसके द्वारा बताया गया? तो जो भी अभिलेख है उसके द्वारा ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि गंगों का प्रारंभिक राजधानी, ठीक है, जो गंग थे उनका जो पहले यानी कि शुरू का राजधानी कहाँ था? तो कुलाल, जिसे कोलार, ठीक है, कुलाल कोलार था, जो बाद में तलकाड हो गई। ठीक है, तो बाद में वो कहाँ चल गया? तलकाड हो गया। अगर दत्तक सूत्र की बात करें, ठीक है, कि दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। ठीक है, तो जो दत्तक सूत्र है उस पर जो टीका लिखा गया उस किसके द्वारा लिखा गया? तो जो गंग शासक माधव प्रथम था उसके द्वारा लिखा गया।
तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनका भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, काकतीय वंश के बारे में। ठीक है, कि काकतीय वंश से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगा उसको डिस्कस करेंगे। तो काकतीय वंश का अगर संस्थापक की बात करें, ठीक है, तो काकतीय वंश का संस्थापक कौन थे, बीटा प्रथम थे। कौन थे, बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा जो कि हैदराबाद में है एक छोटे से राज्य का गठन किया। तो नलगोंडा हैदराबाद में स्थित है, तो वहाँ पे उसने क्या किया, एक छोटे से राज्य का गठन किया और जिसकी राजधानी की हम बात करें तो अमकोंड था। कौन सा, अमकोंड उसका राजधानी था। तो यहाँ ये चीज़ें समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि इस वंश का अगर सबसे शक्तिशाली शासक की बात करें तो कौन था, गणपति। ठीक है, जो गणपति था वो काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी। ठीक है, तो रुद्रमा देवी जो थी वो कौन थी, गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण लिया। ठीक है, क्या किया कि इसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण करके रुद्रमा देवी नाम रखा। वो कौन थी, तो गणपति की बेटी थी, जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, उसने क्या किया, 35 वर्ष तक शासन किया। गणपति ने अपनी राजधानी वारंगलाल में स्थानांतरित कर ली थी। ठीक है, तो जो गणपति था उसने क्या किया कि जो उसका राजधानी था उसे वारंगल में क्या किया, स्थानांतरित कर लिया, यानी कि बदल लिया। इस राजवंश की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस राजवंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था, प्रताप रुद्र था, जो कि 1295 से 1323 ईस्वी तक। कब से कब, तो 1295 से 1323 ईस्वी तक था। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा काकतीय वंश के बारे में। तो काकतीय वंश के बारे में आपको याद रखना है कि इसका संस्थापक कौन था, बीटा प्रथम था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ से टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारा क्या है, टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय। ठीक है, क्या है, सीमावर्ती राज्यवंशों का अभ्युदय। तो ये चलिए इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं और इसको अच्छे से समझेंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको समझेंगे, जिससे अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उसे आप किल करके आइएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, पाल वंश। ठीक है, तो पाल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पाल वंश की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे, गोपाल थे, 750 ईस्वी में। और इस वंश की अगर हम बात करें तो इसका राजधानी कहाँ था, तो मुंगेर था। ठीक है, इसका राजधानी कहाँ था, मुंगेर था। गोपाल जो गोपाल था, ठीक है, पाल वंश का संस्थापक, वो किस धर्म का अनुयायी था, तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसने क्या किया था, ओदंतपुरी, ठीक है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय उसका स्थापना किसके द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है कि पाल वंश का संस्थापक गोपाल के द्वारा कराया गया है। ठीक है, अब इसके प्रमुख शासक के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रमुख शासक कौन कौन थे। तो धर्मपाल हो गए, देवपाल हो गए, नारायणपाल, महिपाल और न्यायपाल। ठीक है, ये सब के सब जो है पाल वंश के प्रमुख शासक थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो नाम आपने देखा, चाहे धर्मपाल हो गया, देवपाल हो गया, नारायणपाल हो गया, महिपाल और न्यायपाल, तो ये सारे के सारे पाल वंश के प्रमुख शासक थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि पाल वंश का अगर सबसे महान शासक की बात करें तो जो धर्मपाल था। ठीक है, जो धर्मपाल था वो कौन था, पाल वंश का सबसे महान शासक था। और जो धर्मपाल था तो आप विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसका स्थापना भी धर्मपाल ने ही करवाया था। तो यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने करवाया था, तो धर्मपाल नाम याद रखिएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे दिया गया कि कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। ठीक है, तो कन्नौज के बीच क्या हुआ कि त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ, यानी कि इसमें 3 लोग आपस में लड़ पड़े। कौन कौन, तो एक तो पाल वंश था, दूसरा गुर्जर प्रतिहार वंश और तीसरा राष्ट्रकूट वंश। तो इन तीनों के आपस में लड़ाई हुआ, किसको लेके, तो कन्नौज के लेके। इसमें पालवंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। तो जो पालवंश था, तो पालवंश के तरफ से लड़ने वाला सबसे पहला कौन था, तो वो था धर्मपाल। किसके लिए, तो कन्नौज के लिए, जिसमें त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ किसके किसके बीच, पालवंश, गुर्जर प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया गया है, दिया गया है कि 11वीं सदी के गुजराती कवि, ठीक है, तो जो 11वीं सदी के गुजराती कवि जिनका नाम क्या था, सोरठल। ठीक है, तो सोरठल ने क्या किया कि धर्मपाल को उत्तरापय स्वामी की उपाधि में संबोधित किया है। ठीक है, तो उसने क्या है किया है कि जो 11वीं सदी के गुजराती कवि थे जिनका नाम क्या था, सोरठल, उन्होंने क्या किया कि जो
धर्मपाल थे, ठीक है, कौन, धर्मपाल। तो धर्मपाल को उन्होंने क्या किया कि उत्तरापाय, ठीक है, उत्तरापय स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि उदंतपुरी जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ के अगर प्रसिद्ध बौद्ध मठ की बात करें तो उसका निर्माण किसने करवाया, तो देवपाल ने करवाया था, ठीक है। तो उदंतपुरी जो कि बिहार में स्थित है, जो कि क्या है, बौद्ध मठ है, जो कि बहुत प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, तो उसके निर्माण के बारे में भी पूछा जा सकता है कि उसका निर्माण किसने करवाया, तो ये नाम याद रखिएगा, देवपाल ने करवाया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि जावा, ठीक है, तो जावा के जो शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे, ठीक है। तो जो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव, उसके अनुरोध पे क्या किया गया था कि देवपाल ने उसे क्या किया था कि नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए पूरा 5 गांव ही दान में दे दिया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि गौड़ी रीति, ठीक है, गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या है, इसका विकास किस शासक में हुआ है, किस शासनकाल में हुआ है, तो याद रखिएगा पाल शासकों के समय में ही ये हुआ था, ठीक है। और जो भी पाल शासक थे वो किसके अनुयायी थे, तो वो सब के सब थे बुद्ध, ठीक है, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, यानी कि ये सब के सब लोग क्या करते थे, बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे सेन वंश के बारे में, ठीक है। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सेन वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सेन वंश के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे क्या क्या पॉइंट दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है इसके स्थापना के बारे में, ठीक है। कभी भी जब वंश के बारे में पढ़ेंगे तो उसका स्थापना और अंतिम शासक तो आपको याद रखना ही रखना है। तो सेन वंश की अगर हम बात करें तो इसका स्थापना सामंत सेन ने राढ़ में की थी, ठीक है। कहाँ पे किया था, तो राढ़ में किया था, किसने किया था, सामंत सेन ने किया था। अगर इसकी राजधानी की बात करें, ठीक है, तो नदिया जो कि लखनऊ थी, नदिया लखनऊ में पड़ता है, वो क्या थी, इसकी राजधानी थी, किसकी, तो सेन वंश की, ठीक है। सेन वंश के प्रमुख शासक की अगर बात करें तो विजय सेन हो गए, बलाल सेन हो गए, ठीक है, बलाल सेन हो गए और लक्ष्मण सेन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम आप देख रहे हैं, विजय सेन, बलाल सेन और लक्ष्मण सेन, ये सब के सब सेन वंश के प्रमुख शासक थे। ये सब उसके सब कौन थे, सेन वंश के प्रमुख शासक थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रथम स्वतंत्र शासक थे वो कौन थे, तो विजय सेन था, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था। तो ये शैव धर्म का अनुयायी था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है दान सागर, ठीक है। क्या क्या दिया गया है कि दान सागर एवं अद्भुत सागर, ठीक है, दान सागर एवं अद्भुत सागर, ठीक है, दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की अगर हम बात करें तो इसका रचना सेन शासक बलाल सेन ने किया था, ठीक है। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था, ठीक है। तो जो दान सागर की बात कर ले तो दान सागर का रचना किसने किया था, सेन शासन ने किया था, और अद्भुत सागर का भी। लेकिन जो अद्भुत सागर है, ठीक है, जो अद्भुत सागर, तो इसका इसके बारे में यहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि अद्भुत सागर का जो मतलब पूर्ण रूप के किसके द्वारा दिया गया, तो लक्ष्मण सेन के द्वारा दिया गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव, पवनदूत के लेखक धोई एवं ब्राह्मण स्वरूप के लेखक हलायुध रहते थे, ठीक है। तो लक्ष्मण सेन की राज्यसभा के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उनका राज्यसभा था, ठीक है, तो राज्यसभा में कौन कौन रहते थे, तो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे, ठीक है, पवनदूत के लेखक कौन थे, धोई थे, और जो ब्राह्मण स्वरूप की बात करें तो इसका लेखक कौन थे, हलायुध। ये लोग सब कोई कहाँ रहते थे, लक्ष्मण सेन के राज्यसभा में रहते थे। हला युद्ध की अगर हम बात करें, ठीक है, किसके बारे में, हला युद्ध के बारे में, तो हला युद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। तो हला युद्ध के बारे में यहाँ पे ये चीज़ बताया गया कि ये कौन था, हला युद्ध आखिर कौन था, तो जो लक्ष्मण सेन थे, ठीक है, लक्ष्मण सेन उनका ये प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था, ठीक है, प्रधान न्यायाधीश और मुख्यमंत्री था कौन, तो हला युद्ध। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि विजय सेन ने देवपारा एवं प्रधुनेश्वर मंदिर जो कि शिव की विशाल मंदिर है उसकी स्थापना की है। किसने किया, तो विजय सेन ने किया था देवपारा में। देवपारा एक जगह है जहाँ पे क्या किया था, तो प्रधुनेश्वर नामक एक शिव जी का मंदिर जो कि बहुत विशाल मंदिर है उसका स्थापना किया। आगे बढ़ते हैं, आगे दिया गया कि सेन राजवंश प्रथम राजवंश था, ठीक है। जो सेन राजवंश वो प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख स्वतंत्र हिंदी में उत्कीर्ण करवाया, ठीक है। तो ये पहला ऐसा राजवंश था जिसने क्या किया था, अपने अभिलेख को क्या किया था, हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था, और लक्ष्मण सेन की अगर हम बात करें तो ये कौन था, तो बंगाल का अंतिम हिंदू शासक भी ये था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कश्मीर के बारे में, कि कश्मीर के जो राजवंश थे उसके बारे में यहाँ से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं कश्मीर के राजवंश के बारे में। तो कश्मीर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे, ठीक है। तो यहाँ पे समय के हिसाब से बताया गया है कि कौन कौन शासक वंश, ठीक है, जो किस तरह से कश्मीर पर शासन किया, वो टाइम वाइज यहाँ पे बताया गया। तो सबसे पहले दिया गया है कारकोट वंश, ठीक है, कारकोट वंश, उसके बाद उत्पक वंश, और उसके बाद से लोहार वंश। तो ये सारे के सारे कश्मीर पर शासन करने वाले वंश का नाम दिया गया है। आगे दिया गया है कि 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन, ठीक है, दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में क्या किया था, कारकोट वंश, हिंदू वंश की स्थापना की थी। 627 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने क्या किया था, कश्मीर में एक कारकोट वंश जो कि हिंदू वंश था उसका स्थापना किया था। हेनसंग ने उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की, ठीक है। तो जो हेनसंग था उसने क्या किया था कि उसी के शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, ठीक है, कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा की अगर बात करें तो वो कौन था, ललितादित्य मुक्तापीड़, ठीक है, ललितादित्य मुक्तापीड़ जो कि कौन थे, तो ये था कारकोट वंश का सबसे शक्तिशाली राजा। कश्मीर का मार्तंड मंदिर का अगर हम बात करें कि जो मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो ललितादित्य मुक्तापीड़ा के द्वारा ही इसका निर्माण कराया गया। किसका, तो कश्मीर का जो मार्तंड मंदिर है उसका निर्माण। कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश आया, ठीक है, कौन आया, उत्पल वंश आया, ठीक है, और उत्पल वंश का शासन हुआ। इस वंश का संस्थापक की अगर हम बात करें तो अवंती वर्मन था। कौन था, तो अवंती वर्मन जो कि कौन था, कारकोट वंश का, सॉरी, उत्पल वंश का संस्थापक था। कारकोट वंश के बाद आया कौन कश्मीर में, तो उत्पल वंश आया, और उसके यहाँ पे संस्थापक के बारे में बात हो गया। अब हम लोग बात करते हैं अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो अवंती वर्मन ने ही किया था। तो अवंतीपुर नामक एक नगर, ठीक है, उसके स्थापना के बारे में भी यहाँ पे याद रखना है कि उसके उसका स्थापना किसके द्वारा कराया गया, तो अवंती वर्मन के द्वारा ही कराया गया, इसलिए उसका नाम अवंतीपुर पड़ा। नेक्स्ट है अवंती वर्मन ने अभियंता सुए के सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया, ठीक है। तो जो अवंती वर्मन था उसने क्या किया कि अवंती वर्मन के अभियंता जिसका नाम क्या था, सुई, उसने क्या किया कि सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी की अगर हम बात करें तो दिद्या एक महत्वाकांक्षी शासिका हुई, ठीक है। तो उत्पल वंश की रानी की बात करें जिसका नाम था दिद्वा, ठीक है, वो 980 ईस्वी में क्या हुई कि महत्वाकांक्षी शासिका हुई, ठीक है, महत्वाकांक्षिनी शासिका हुई। नेक्स्ट है कि अगर उत्पल वंश की अगर हम बात करें तो उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर किसका शासन हुआ, तो उत्पल वंश जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद वहाँ पे लोहार वंश का शासन शुरू हुआ। कौन सा वंश आया, लोहार वंश का शासन शुरू हुआ। लोहार वंश का संस्थापक की अगर बात करें तो जब भी आपसे लोहार वंश के संस्थापक की बात करें तो आपको नाम याद रखना है संग्राम राज, ठीक है, कौन सा नाम याद रखना है, संग्राम राज। और संग्राम राज के बाद जो अनंत राजा हुआ, ठीक है, संग्राम राज जो था, संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ, यानी कि जो अनंत था वो राजा हुआ किसके बाद, तो ग्राम राज के बाद। इसकी पत्नी सूर्यमती, ठीक है, इसकी जो पत्नी थी उसका नाम क्या था, सूर्यमती। उसने क्या किया कि प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता भी की। तो यहाँ पे उसके पत्नी के द्वारा बहुत अच्छा कदम लिया गया कि जो भी प्रशासन ढीला ढीला चल रहा था उसको सुधारने के लिए क्या किया, उसने सहायता भी किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि लोहार वंश का जो शासक था हर्ष विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। तो लोहार वंश का शासक कौन था, हर्ष विद्वान, जो कि कवि भी था तथा कई भाषाओं का ज्ञाता भी था, यानी कि इसे बहुत सारे भाषाओं की ज्ञान थी। कलहन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जो कलहन वो हर्ष का आश्रित कवि था। तो हर्ष का अगर आश्रित कवि जब भी पूछा जाए तो आपको नाम याद रखना है कलहन, ठीक है, कलहन नाम याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था। अगर लोहार वंश का अंतिम शासक की अगर हम बात करें तो वो कौन था, जयसिंह था, ठीक है, जयसिंह, जिसने 1228 ईस्वी से लेके 1128 ईस्वी से लेकर 1155 ईस्वी तक शासन की। और जो जयसिंह था, ठीक है, वो लोहार वंश का अंतिम शासक था।
और जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया, ठीक है। कब से कब तक किया, तो 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक किया। और जयसिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। तो जयसिंह के शासन के साथ ही क्या हुआ कि जो कलहन था उसके राजतरंगिणी का जो विवरण था वो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कामरूप का जो वर्मन वंश था उसके बारे में, ठीक है। कामरूप के वर्मन वंश के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में, कामरूप के वर्मन वंश के बारे में। तो यहाँ पे 2 पॉइंट दिया गया है, चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। तो दिया गया है कि 4वीं शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ, ठीक है। तो वर्मन वंश का उदय कब हुआ, तो 4वीं शताब्दी के जो मध्य था उसी बीच में कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा का संस्थापक अगर हम बात करें, ठीक है, तो वो कौन था, पुष्य वर्मन था। जो पुष्य वर्मन था वो कामरूप का जो वर्मन वंश था उसका संस्थापक था। और इसकी राजधानी की बात करें तो प्राग ज्योतिष, ठीक है, प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कहाँ पे थी, प्रयाग प्राग ज्योतिष नामक स्थान पर थी। कालांतर में, ठीक है, कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। और आगे चल के क्या हुआ कि जो कामरूप था वो पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। तो यहाँ तक चीज़ें आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पे टॉपिक है इसको हम लोग आगे के सेशन में कवर करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।